तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको फिर वही जानकारी दे दूं कि कल संडे है और कल संडे रात 9 बजे हमारा वीकली शो फॉलो अप, जिसमें पुरानी कहानियाँ, गड़े मुर्दे, आज वो केस किस मकाम पर है, कोशिश करता हूँ उसके ज़रिए वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की। तो कल रात 9 बजे फॉलो अप का शायद 5वां एपिसोड, और उसमें एक ऐसी कहानी जिसमें पुलिस, नेता, सिस्टम, जज, वकील जब सब मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है। बेहद दिलचस्प लेकिन बेहद अफसोसनाक फॉलोअप की कहानी, और क्या है इस वक्त, क्या हुआ है उस केस में, पूरी डिटेलिंग के साथ। लेकिन फिलहाल अब आज की कहानी की बात करते हैं। मुंबई में साल 2010 में 18 से 23 अगस्त तक एक इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन लगी थी। इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन, और ये मुंबई के NSC ग्राउंड जो गोरेगांव में है वहाँ पर लगी। इस एग्जीबिशन में सिर्फ वही लोग जा सकते थे या जिन्हें बुलाया गया, जिनका डायमंड या फिर ज्वेलरी का कारोबार है, बिजनेस है। और जितने भी इस पेशे से जुड़े हुए लोग थे उन सबको वहाँ रजिस्ट्री भी करानी थी, जानी थी, उसके लिए अपना आई कार्ड देना था, पैन कार्ड देना था। बहुत सारे इसमें फॉरेनर भी आए थे, लेकिन उनके लिए ये सब देना ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो टूरिस्ट थे, ऑलरेडी उनके पास पासपोर्ट था, तो वो यूं ही आ सकते थे। अच्छा खासा इसमें लोग आ रहे थे, भीड़ काफ़ी थी। 18 से लेके 22 तक ये एग्जीबिशन, इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन कामयाब, लोग आ रहे थे, काफ़ी बिजनेस हो रहा था। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग डायमंड और गोल्ड के जितने भी बड़े बड़े प्रमोटर थे, कंपनियां थी, उनकी सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जीबिशन में लगाई गई थी। अब इस इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन का लास्ट डेट था 23 अगस्त 2010। अब तक पिछले 5 दिनों में करीब 30,000 लोग इस एग्जीबिशन में आ चुके थे। अब आखिरी दिन था और ये ख़त्म होना था। धीरे धीरे अब शाम होने लगी, और शाम के बाद कुछ घंटे और बचे थे, उसके बाद एग्जीबिशन बंद हो जाना था। 6 दिन का ही था ये। लेकिन शाम होते ही अचानक एग्जीबिशन हॉल में भगदड़ मच जाती है एक खबर से। खबर ये थी कि एक जहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ था उसमें कुछ डायमंड्स रखे हुए थे, और ये डायमंड्स जो थी ये हांगकांग बेस्ड एक इजरायली कंपनी की थी, जिन्होंने उसको शोकेस में रखा हुआ था। कुल जो डायमंड थे वो 887.24 887.24 कैरेट का ये डायमंड था, और इस डायमंड के कुल 300 पीसेस थे, 300, और इसकी कीमत लगभग 7 करोड़ थी। एक बॉक्स में इस डायमंड को 300 पीसेस को रखा हुआ था, छोटे छोटे पीसेस थे, और इसकी कीमत करीब 7 करोड़। लोग आ रहे थे, देख रहे थे, जा रहे थे। अचानक वहाँ के जो उनके ऑर्गेनाइजेशन या जो भी होस्ट था, जो इस हांगकांग बेस्ड इजरायली कंपनी का, इधर उधर देखने के बाद जब उसका उधर नज़र गई तो उसके पास बाकी भी और बॉक्सेस रखे हुए थे एग्जीबिशन में, लेकिन देखा एक बॉक्स गायब है। अब उसने देखा वो जगह खाली। ध्यान से उसने सोचा, याद आया कि ये तो डायमंड का बॉक्स था जिसमें 300 डायमंड्स थे, अराउंड 7 करोड़ उसकी कीमत थी, और वो वहाँ से गायब। अब वो अचानक एकदम बदहवास, फौरन उसने ऑर्गेनाइजर को बुलाया। आनंद फानन में अनाउंसमेंट हुई और सारे गेट एग्जीबिशन हॉल के बंद कर दिए गए कि अब कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक कि सब तलाशी न ले ले। हर एक से रिक्वेस्ट भी की गई कि ऐसा है, आपकी मतलब बेइज्जती भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ काम होकर आप लोग हेल्प कीजिए। इस एग्जीबिशन हॉल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF को दी गई थी। CISF के अलावा प्राइवेट गार्ड्स भी रखे हुए थे इन लोगों ने, सिक्योरिटी गार्ड्स, अपने अपने जो भी एग्जीबिशन था, क्योंकि करोड़ों का मामला था। तो अब सारे गेट बंद कर दिए गए, एक एक कर लोगों को बाहर जाने दिया गया, पूरी ऊपर से नीचे तक तलाशी ली गई। कोई फ़ायदा नहीं, किसी के पास से ये डायमंड्स नहीं मिले। इस चक्कर में 2 घंटे बीत गए। जब 2 घंटे बीते तब किसी के पास से कुछ मिला नहीं। तब जिनकी डायमंड चोरी हुई थी उन्होंने पुलिस को कॉल किया। यानी कि चोरी होने के 2 घंटे के बाद मुंबई पुलिस को पहली बार इस चोरी की जानकारी मिली।
अब मामला बड़ा संगीन था, इसलिए कि एक इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन मुंबई में, तमाम दुनिया भर के देश इसमें शिरकत कर रहे थे, और मुंबई में ऐसे में चोरी हो जाए तो अपनी मेहमान नवाजी अपने देश के रैपो का सवाल था। फ़ौरन मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आनन फानन में एक इमरजेंसी मीटिंग बनाई और 2 सीनियर पुलिस अफसरों की टीम बनाई। उसमें से एक उस वक्त हिमांशु रॉय थे, जो इस दुनिया में नहीं है, और कहा गया कि इसको किसी भी तरह से सॉल्व करना है। अब 2 टीमें बनाई गई और दोनों टीमों को ये फ़ौरन काम दिया गया कि एक उस एग्जीबिशन हॉल के सारे सीसीटीवी कैमरे को देखो, और दूसरा वो जो तमाम उस एग्जीबिशन में लोग आए थे उनके प्रोफाइल को टटोलो, देखो, क्योंकि उसमें था कि जो भी आएंगे वो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब जमा करेंगे, जो फॉरेनर आएंगे वो पासपोर्ट रखेंगे। अब 2 टीमें दोनों भागी एग्जीबिशन की तरफ और लग गई। एक सीसीटीवी पूरा फुटेज खंगाल रहे हैं, दूसरा ये था कि मतलब 2 घंटे ऑलरेडी डिले पुलिस को खबर दी गई है। अब करीब 6000 लोग उस दिन भी आए, एक एक को चेक करना, टाइम बहुत इसमें ज़्यादा लगना था, टाइम टेकिंग था पूरा मसला। और ये भी डर था कि अगर चोर बाहर निकल चुका है, क्योंकि तलाशी पहले ली गई और अंदर किसी से मिला नहीं, तो क्या पता वो अगर फॉरेनर है तो देश छोड़कर भाग जाएगा और लोकल है तो मुंबई छोड़कर भाग जाएगा। तो अजीब आलम, लेकिन उसमें यह कि फटाफट करो। तो एक टीम पूरी पुलिस सीसीटीवी फुटेज का देख रही है, और उसमें यह भी है कि आज के दिन का भी देखो, 6 दिन का भी देखो, ताकि कुछ सिमिलरिटी मिले, और एक अपना रिकॉर्ड खंगाल रही है। पूरी सीसीटीवी खंगाल ली। उसको देखकर एक कमजोरी पता चली मुंबई पुलिस को, जो खंगाल रहे थे, कि जिस जगह से ये डायमंड चोरी हुई वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा उतने अच्छे से उसको फोकस नहीं था। मतलब कुछ एंगल तो आ रहे थे, कुछ एंगल दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सीसीटीवी कैमरे से कोई ख़ास मदद मिलनी नहीं थी कि वहाँ से उस बॉक्स को कितने उठाया। वो बॉक्स जहाँ पे था वहाँ तक कोई कैमरा काम ही नहीं कर रहा था, मतलब उस कैमरा वहाँ तक फोकस ही नहीं था, बाकी इधर उधर था। अब ये था कि कैमरा होता तो बॉक्स उठाने वाला कैमरे में कैद हो जाता, लेकिन कैमरा तो वहाँ तक पहुँचा नहीं है। वो अजीब मुश्किल। अब एक टीम उधर सारे खंगाल रही है लोगों की लिस्ट, एक टीम सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल नहीं रहा। कई बार देख रहे हैं, और कई लोग देख रहे हैं मुंबई पुलिस के, ताकि एक की नज़रों से कुछ छूट जाए तो दूसरा देखे। और इस बात का भी ख्याल है कि जल्दी करो, चोर बहुत दूर न निकल जाए। देखते देखते एक सीनियर पुलिस अफसर की नज़र अचानक एक सीसीटीवी कैमरे पर एक लड़की पे पड़ती है। अलग अलग वो कैमरे में कई जगह थी। इन्हें यह एहसास हो चुका था कि चूंकि यहाँ पे आने वाला हर जो इंडियन था उसने अपना रिकॉर्ड, पैन, आधार सब दे रखा है, तो हो सकता है इसमें किसी फॉरेनर का हाथ हो, कोई विदेशी जिसने चोरी की हो। तो एक टीम इंडियन जो थे, सारे लोकल बिजनेसमैन वो जो गए थे, उनके ऊपर नज़र रख रही थी। एक टीम सीसीटीवी फुटेज में जो खंगाल रही थी। काम इस तरह बांटा गया था, तुम सिर्फ हर फुटेज में फॉरेनर की हरकतों को देखो। तो एक सीनियर पुलिस अफसर फॉरेनर्स को देख रहे थे कैमरे में। अचानक उन्हें एक लड़की दिखाई दी, बट ये चौंकने की बात नहीं थी, वो लड़की भी आई थी, फॉरेनर थी वो एग्जीबिशन में। थोड़ी देर के बाद उन्होंने दूसरे फ्रेम में देखा कि वो लड़की एक किसी अपने मेल फ्रेंड के साथ है। अब ये भी नहीं था कि वो अपने दोस्त के साथ गई होगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक तीसरे फ्रेम में देखा कि वो लड़की अब भी एक अपने मेल फ्रेंड के साथ है, लेकिन वो फ्रेंड अब कोई और बदला हुआ है। उन्हें लगा 2-3 दोस्त होंगे। तीसरे फ्रेम में देखा, फिर वो लड़की है, लेकिन इस बार पार्टनर फिर बदला हुआ है। फिर ये लगा कि 3-4-5 का ग्रुप होगा, एक लड़की कई दोस्त, इसमें कोई अजीब बात तो है नहीं। तो देख रहे कुछ लग रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी 2 कैमरे में कुछ और दिखाई दिए, और उस दोनों कैमरे को देखने के बाद उस अफसर ने अपने सीनियर अफसर से कहा कि बाकी सब छोड़ो, इन 4 पे फोकस करो। हुआ यह कि अलग अलग पार्टनर के साथ वो लड़की दिखाई दे रही है। एक कैमरे ने कैप्चर किया कि ये चारों, वो लड़की और उसके 3 पार्टनर एक ही जगह पर खड़े आपस में बात कर रहे हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि ये चारों एक दूसरे को जानते हैं, और वो लड़की अलग अलग स्टॉल पर अलग अलग पार्टनर के साथ घूम रही है। इसमें कोई अजीब बात तो है नहीं। लेकिन एक दूसरे कैमरे ने दिखाया कि यही लड़की एक पार्टनर के साथ अब खड़ी बात कर रही है, स्टॉल पर देख रही है, और उसके बाकी के पार्टनर आमना सामना होता है, गुजरते हैं एक दूसरे के करीब से कई बार, बट ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेंजर है, एक दूसरे को जानते ही नहीं, बिल्कुल अननोन।
और ये कई जगह पर कैमरा ने दिखाया, अलग अलग स्टॉल पर, ये भी हैं वो भी हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग अपरिचित, एक दूसरे को जानते ही नहीं। जबकि एक कैमरे में चारों हंस हंस के बातें कर रहे हैं और एक साथ हैं, हाथ पकड़े हुए हैं, कंधे पर हाथ है। पुलिस को लगा कैमरे में देख कर कि यार एक जगह सब अनजान बन जाते हैं, एक जगह ये सब हंस रहे हैं, एक ही साथ बात कर रहे हैं। लड़की अलग किसी स्टॉल पे जाती है तो एक दूसरा पार्टनर होता है, नेक्स्ट स्टॉल पे दूसरा पार्टनर, नेक्स्ट पे तीसरा। उन्होंने कहा बाकी को छोड़ो, इन्हीं चारों को ऊपर फौरन जीरो इन करो, पता करो। अब जैसे ये चारों को पता चला तो उस पुलिस अफसर ने अपने सीनियर अफसर को फ़ोन किया और कहा यहाँ से निकलो और सीधे मुंबई एयरपोर्ट भागो। और पुलिस की एक टीम मुंबई एयरपोर्ट, इन चारों के भी पासपोर्ट की डिटेल वहाँ थी, ले लिया गया। एयरपोर्ट पहुँचे, फौरन एयरपोर्ट पे अलर्ट। लेकिन चूंकि चोरी जब हुई तो 2 घंटे बाद पुलिस को खबर मिली। अब पुलिस आई, उसके बाद अब वो सीसीटीवी कैमरे देख रही है, फिर वो कंगाल रही। 3 घंटे और गुजर गए, 2 और 3 5 घंटे हो चुके थे। जब पुलिस एयरपोर्ट पहुंची तो पता चला बस थोड़ी देर पहले वो चारों एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और वो हैम्बर्ग, जर्मनी वाया दुबई फ्लाइट में बैठकर उड़ चुके हैं। अब मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम हाथ मल रही है, थोड़ी देर पहले आ जाते तो मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ लेते, अब तो निकल गए। वो भी वाया दुबई जा रहे हैं जर्मनी, और एक बार जर्मनी पहुंच गए तो हाथ नहीं आएंगे। इत्तेफाक से क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर उनकी दुबई सिक्योरिटी वालों से, चूंकि पुलिस वालों का अक्सर एक दूसरे से पड़ता रहता है, एक दूसरे देश की मदद करते रहते हैं, तो वहाँ एयरपोर्ट पर उनके एक जानकार जो दुबई एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, वो भी सीनियर, इन्होंने फ़ोन किया और कहा ऐसे ऐसे मसला है, हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन था ज्वेलरी का, 4 फॉरनर हैं जो करीब 7 करोड़ 300 डायमंड्स लेकर यहाँ से उड़ चुके हैं और वो वाया दुबई जर्मनी जा रहे हैं, तो दुबई में उनको फ़्लाइट चेंज करनी है। तो यार इस वक्त तो हम सारे कागजी, इतना जल्दी कुछ हो नहीं सकता, 2 देशों के बीच में बहुत सारे लीगल चीज़ें आती हैं कि आप इन्फॉर्म करेंगे, आप बताएंगे क्या है कैसे, उसमें बहुत वक्त लग जाता है। इस वक्त वक्त नहीं था, क्योंकि फिर वो दुबई से उड़ जाते तो जर्मनी पहुंच जाते तो सवाल ही नहीं कि हम पकड़ पाते। तो ये पर्सनल रिलेशन पे कि यार आप इतना करो, बाकी हम डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में दे देंगे, हमारे कहने पर आप उनको थोड़ा रोक कर तलाशी ले लो। चूँकि उस दुबई अथॉरिटी जो एयरपोर्ट पे जो अफसर था काम करता था, उसने भी मुंबई पुलिस से एयरपोर्ट पे बहुत मदद ली थी, तो बदले में वो राज़ी हो गया। उसने कहा ठीक है, फ़्लाइट नंबर और ये सारे के डिटेल उनको मिल गए। अब जैसे ही वो फ़्लाइट आई, इन्होंने अपने सारे स्टाफ को अलर्ट कर दिया और फिर 4 लोग जो उतरे, उन चारों को उन्होंने डिटेन किया और उसके बाद उनकी तलाशी ली। उनके पास से कुछ नहीं मिला, कोई हीरा नहीं मिला, ना उनके बैग में, ना पर्स में, ना जूते में, कहीं छुपा कर रखे हुए। हर तरह से तलाशी ले ली, पूरे कपड़े उतार कर तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। अब वो अफसर यहाँ मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर को फ़ोन करता है कि शायद आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, इसके पास तो कोई डायमंड ही नहीं है। अच्छा, लगेज में तो वो डायमंड जो है उसमें भी तलाशी का ऑर्डर दिया गया कि भाई चेक करो। कहीं से हर तरह से कई बार तलाशी ले ली गई, डायमंड नहीं मिला। अब यहाँ अफसर को लगा शायद उससे कुछ गलती तो नहीं हो गई, कोई और तो नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें इशारा कर रहे थे कि यही है जो गड़बड़ है। फिर अचानक इन्होंने कहा एक काम करो यार, तुम जरा ये चेक करो, इनका एक्सरे करो, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब बहुत दुनिया भर में इसकी स्मगलिंग का एक तरीका है, आप पॉलीथीन में डालिए छोटे छोटे हीरे और निकल लीजिए, और फिर बाद में आप वॉशरूम में उसको निकाल लीजिए या वॉमिट करके निकाल दीजिए, टॉयलेट में निकाल लीजिए। तो उन्होंने कहा तुम एक बार ये चेक कर लो प्लीज़। अब सारी चीज़ें तो तलाश हो गई, कुछ मिला नहीं। उसने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। इसके बाद उन चारों के एक्सरे किए गए। चारों के पेट में छोटी छोटी थैलियाँ दिखाई थी। इसके बाद उनको एक ख़ास मेडिसिन दी गई, फिर उनको वॉमिट कराया गया और बाकी फिर टॉयलेट ले जाया गया, और वो सारे के सारे जो 300 डायमंड के पीसेस थे वो एक एक कर बाहर आ गए उनके पेट से। जब डायमंड बाहर आ गया तो इन्फॉर्म किया गया कि आप सही थे। अब इसके बाद दुबई से इनको वापस इंडिया डिपोर्ट करना। हालांकि वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, उनमें से
3 जो है वो जर्मन था और 1 किसी और देश का था। तो ये हुआ कि उसने क्राइम किया है और अब हम लीगल पेपर भी भेज रहे हैं। तब तक टाइम था, डिटेन किया ही हुआ था, यहाँ से पेपर लेकर फिर खुद क्राइम ब्रांच के अफसर दुबई उड़ जाते हैं। दुबई जाने के बाद वो उसके बारे में सारी चीज़ दिखाते हैं। चूँकि डायमंड बरामद हो गया, पुख्ता सबूत था, तो इसीलिए फिर दुबई अथॉरिटी उन चारों को इंडिया डिपोर्ट कर देती है। उसके बाद वो उन चारों को लेकर, एक इसमें 3 जर्मन था, 1 मैक्सिकन था, मैक्सिको का, और उसमें वही एक लेडी थी, 3 दोस्त। तो उसको लेकर फिर इंडिया आते हैं। इंडिया लाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। डायमंड बरामद हो ही चुका था, पूछताछ होती है, फिर जेल भेज दिया जाता है, फिर चार्जशीट दाखिल होती है और आखिरकार इन सभी को अदालत लगभग 2 साल की सज़ा सुनाती है, क्योंकि चोरी की थी, डायमंड बरामद हो गया। मार्च 2012 में ये चारों जेल से रिहा हो जाते हैं, मतलब 12 साल पहले। तो 2 साल के करीब वे जेल में रहे, 2 साल से भी थोड़ा कम। मार्च 2012 में जब इनकी सज़ा पूरी हो गई तो फिर मुंबई पुलिस ने इन सभी को वापस इनके देश डिपोर्ट कर दिया। तो कुछ घंटों में कुछ अफसरों के दिमाग की वजह से एक बड़ी चोरी का पर्दाफाश हो गया और एक अजीब वीडियो जिसमें एक लड़की अलग अलग जिस तरीके से लोगों से पार्टनर बदल रही है, खासतौर पर उस पुलिस अफसर की नज़र की कि हर फ्रेम में इसका पार्टनर बदल रहा है। तो उस पार्टनर बदलने ने पहला क्लू दिया, पहला शक आया उनसे, और उसके बाद ये केस खुल गया। तो ये थी आज की कहानी। तो कहानी खत्म करूँ उससे वही पहले अपना सिलसिला। आज एक तो हैप्पी लोसार एंड ताशी डेलिक, हैप्पी लोसार एंड ताशी डेलिक, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज तिब्बतन न्यू ईयर है। तो हमारे तमाम तिब्बत की क्राइम तक फैमिली मेंबर को ये तिब्बतन न्यू ईयर यानी कि हैप्पी लोसार एंड ताशी डेलिक की बहुत बहुत बधाई, मुबारक। और ये जानकारी मुझे दी है टेंजिन गावा ने। टेंजिन गावा हमारे क्राइम तक फैमिली के बड़े पुराने मेंबर हैं और असल में आज इनके दोस्त टेंडल का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे टेंडल एंड हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि हैप्पी लोसार एंड ताशी डेलिक। थैंक यू सो मच इस जानकारी को बढ़ाने के लिए आपका टेंजिन। साथ ही आज अफशां हाशमी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अफशां जी। और ये मोहम्मद हाशमी की वाइफ है पूरन बजीता और कृतिका, इन दोनों का भी जन्मदिन है। और क्या खूब जन्मदिन है कि पूरन बजीता जी और उनकी बेटियां हैं कृतिका, यानी बाप बेटी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन, मज़ा आता होगा। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। रितेश सिंह, हैप्पी बर्थडे रितेश, ये एक टीचर हैं शाहजहांपुर में। शिवम, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शिवम। और ये गणेश जगताप पुणे से उनके बेटे हैं। अजान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अजान। और ये शालू और जीशान उनके बेटे हैं। साथ ही मंजीव राणा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मंजीव। और ये राजकुमार राणा के बेटे हैं। साथ ही आज चांदी पटेल और अंकित पांचाल, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। पल्लवी और अशोक जायसवाल, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। भेजा भोला मौर्य ने है। गणेश शर्मा की आज दीदी और जीजा जी, उन दोनों की एनिवर्सरी है। उन्होंने नाम लिखा नहीं, लेकिन फिर भी गणेश, आपकी दीदी जीजा जी को पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। यूसुफ नौशीन, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि सीरियल किलर, आप क्राइम करते, रिपोर्टिंग करते हैं, ये तो क्या सीरियल किलर के दिमाग को भी पढ़ते हैं? असल में ये काम तो पुलिस का है, लेकिन हाँ, इतनी लंबी रिपोर्टिंग के बाद बहुत सारे ऐसे सीरियल किलर से मुलाकात हुई, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा पता चलता है कि इनके दिमाग में क्या चलता है। लेकिन असल में बताऊँ सच, तो जितने लोगों से भी मिला हूँ, मुझे ये लगता है कि उनके अंदर मतलब इंसान होने वाली बात ही खत्म हो चुकी है। तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने 1 मारे या 10 मारे या 100 मारे, वो किसी और ही लगता है प्लेनेट के। प्रशांत कुमार, इन्होंने पूछा है कि इलेक्शन में, जब इलेक्शन की ड्यूटी पे आर्मी, पुलिस या फिर अलग अलग टीचर, ये वो सब तो वहीं होते थे, ये अपना वोट कैसे डालते हैं?
तो इन्हें वोट डालने के अलग अलग तरीके हैं इनके लिए। इनके पोस्टल जो है उससे भी आप डाक से अपना वोट डाल सकते हैं। जो हमारे यहाँ होता है, जब भी काउंटिंग होती है सबसे पहले डाक से ही वोटों की गिनती शुरू होती है, तो हर एक को मौका मिलता है। नूर, थैंक यू सो मच नूर। कल मैंने कहा था कि स्टोरी में कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजलिस है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, गलत है, असल में उसकी राजधानी सैक्रामेंटो है। तो थैंक यू सो मच नूर। दीपक शर्मा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा अनिकेत कुमार, थैंक यू सो मच। अजहर अली सियानवी, थैंक यू सो मच। आकाश भारद्वाज, थैंक यू सो मच। और राजवीर हिमाचल प्रदेश से, थैंक यू सो मच आपका भी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी वैसे मंडे को रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, लेकिन फॉलो अप में कल संडे को रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।